बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम लोग हमजा बात कर रहे थे, आगे डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ लोगों को जो शुगर होती है, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उनको जब भी उनकी शुगर चेक करनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको एक सुई चुभती है, तो सुई चुभने से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द ये होता है। एक मरहला जो है ना, ये वो चाह रहे होते हैं कि अच्छा हमें पता तो लग जाए, लेकिन ये काम ना करना पड़े। लेकिन उनके लिए एक आसानी कर दी है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च हुई है और उसमें अब जो है सुई की ज़रूरत नहीं होगी आपका जो शुगर लेवल है उसको जांच पड़ताल करने के लिए, बल्कि उसके लिए एक स्ट्रिप होती है जिसको आपकी ज़ुबान पर रख के वो तो उससे रिजल्ट लुआब के जरिए, बिल्कुल लुआब के जरिए जो है वो किया जाता है और फिर जो रिजल्ट्स हैं वो फिर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन के अंदर। साइंस तरक्की कर रही है, काम किया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर कि जिससे हैं तो आवाम की बेहतरी के लिए, लेकिन उससे भी कुछ परेशानी है। जैसे कि अब आपका शुगर लेवल तो पता लग जाता है, आपका सुई चुभानी पड़ती है, उसके बाद खून का जो कतरा निकलता है उससे पता लग जाता है। तो इस पर भी वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ये रिसर्च हुई है और ये स्ट्रिप अब तैयार कर ली गई है। और इस स्ट्रिप का अब ये फ़ायदा होगा कि जी कि ये, क्योंकि अब फास्टिंग भी चेक करनी है, खाने के बाद भी चेक करना है, सुबह भी चेक करना है, कई लोगों ने शाम को भी चेक करना है, तो वो लोग बड़े ना परेशानी का शिकार रहते हैं कि यार ये हमें क्या बार बार बहुत सारे लोगों को नीडल लगती है ना साथ ही। इससे मेरी अपनी मदर की मैं बात करूँ तो जब भी उन्हें नीडल लगती है तो वो बहुत परेशान होती है कि ये मुझे लग जाती है, तो वो उनको दर्द होता है। तो मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए आसानी हो गई है, आसानी हो गई है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स अभी इसके जारी हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जी हमने तैयार कर लिया, इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया है। और जब हम ज़ुबान के साथ लगाते हैं तो लुआब लगता है उसके साथ, और उसके बाद पता लग जाता है ये। और मोबाइल ऐप होगी, आपके मोबाइल में पता लगेगा, वो कनेक्टेड होगी आपके मोबाइल के साथ, आपके मोबाइल ऐप में पता लग जाएगा कि जी कि शुगर लेवल इस वक्त क्या है। और ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस के हवाले से टेस्ट भी किया जा सकेगा, कैंसर की तशखीस भी हो सकेगी, किसी एलर्जी की तशखीस भी हो सकेगी। बिल्कुल, यानी कि आप देखें कि साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि एक स्ट्रिप के ज़रिए जो है वो कितनी ज़्यादा हम जो बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां जिनका मतलब कैंसर ख़ास तौर पर ऐसी मतलब उसमें साइलेंट मतलब वो होती है कि एंड टाइम पे अक्सर पता लगता है। हम अक्सर पेशेंट्स को देते हैं कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस जो है कंप्लीट हो गई होती है, तो एंड पे पता लगता है कि कैंसर है। ये अभी दावे तक है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे जारी हैं और बहुत जल्द हम ये WHO से जो है अप्रूव भी करवा लेंगे। तो ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाती है तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अप्रूव भी हो जाता है तो फिर हम बड़ी तादाद में जो है ये स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि अब क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल जब फेज़ 3 मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। यकीनन आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अपनी शुगर चेक करनी होती है और बार बार उनको सुई चबानी पड़ी होती है। चले, इसी खबर के साथ हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। वार तेज़ होते जा रहे हैं और ये वबा एक बार फिर हमारे लिए ख़तरा बनती जा रही है। सेहत के हुकाम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 50% केसेस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ हुआ है। मगर तसल्ली की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी मौसर हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें महकमा सेहत सिंध की, तो उनके मुताबिक कहा गया है कि कराची में डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। अच्छा, लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वेरिएंट से जो वायरस है वेरिएंट है उससे मुतासर हुए हैं। और महकमा सेहत सिंध ने सूबे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में 7% और कराची में 14% तक इजाफे के पेश नज़र प्राइमरी स्कूल बंद करने की सिफारिश भी की है। अच्छा, जबकि NCOC ने जो है ना हमजा यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों बशमूल पाक फौज की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया है। अब आप सूरत हाल देखें कि जिस तरह से कराची की सूरत हाल है, सिंध की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक मतलब सूरत हाल बन गई कि केसेस जो है वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब NCOC ने इजलास में अहम फैसले भी किए, जिसके मुताबिक 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र की वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने लाजमी करार दी है। अच्छा, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको भी वापस लाने के लिए 15 जुलाई से फ़्लाइट ऑपरेशन 50% बढ़ाया जाएगा। और ईद की छुट्टियों के दौरान सयाहों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपको लेके जाना होगा, वो दिखाना होगा। और NCOC के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की डोजेज़ लगाने का संगे मील हमने अबूर कर लिया। बिल्कुल, ऐसी जब
कि पाकिस्तान में यौमिया 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लिया गया, और ये कल ट्वीट भी किया था असद उमर साहब की जानिब से कि हमने हदफ हासिल कर लिया, कि अच्छी बात है। अच्छा, आपसे हमने दरख्वास्त की थी, अब हम आपको ये भी याद करवाते रहेंगे कि आपने NCOC को फॉलो कर लेना है ट्विटर के ऊपर, ताकि आपको पता लगता रहे और आपको भी वो नोटिफिकेशन मिले, जो नोटिफिकेशन सुबह हमें मिलती है जब ट्वीट होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कितने केसेस सामने आए और मुस्बत केसेस की शरह क्या है, ताकि आप खुद से अंदाज़ा लगा सकें कि सूरत हाल क्या है। तो आज जो हमें नोटिफिकेशन आई, जो उन्होंने ट्वीट की, उसके मुताबिक 4.17% मुस्बत केसेस की शरह हो चुकी है। हम किधर 1.7 की बात कर रहे थे, 4.17 4.17%। अब हमें खुद सोचना है कि हमें कितनी एहतियात करनी है और अब एहतियात कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे सज्जाद साहब, अगर हम कराची की सूरत हाल देखें और मुल्क भर की सूरत हाल देखें, तो जो भारतीय वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, उसके केसेस सामने आ रहे हैं, किस कदर ख़तरे की बात है, क्योंकि ईद भी सर पर है। तो इस तरह के क्या इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को काबू किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात तो हम 1 महीने से कह रहे हैं कि जो डेल्टा वायरस है, जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये पाकिस्तान में 1 महीने पहले भी 4 केसेस डिटेक्ट हो चुके थे सिंध में, खासकर कराची के अंदर। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये जो वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इस सेंस में कि तमाम लोगों को पता है कि ये वही वेरिएंट है जो इंडिया में बड़ी आही ला चुका है। सब लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा और दूसरी टेलीविज़न पे भी देखा कि कितनी प्रॉब्लम हुई है। लोग अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर जो है वो ऑक्सीजन लगाया जा रहा था मरीजों को, लोग रिक्शे में, स्कूटर पे मरीज लेके जा रहे थे और अपने प्यारे दुलारे की जो है वो बॉडी लेके जा रहे थे। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि यहाँ पर केसेस इस तरह के होते हैं तो हमारा हेल्थ का निज़ाम तो बड़ा ख़राब है। और आजकल आप देखें तो इंडोनेशिया में वही हाल है जो पिछले दिनों इंडिया में था। तो करना ये चाहिए हमें और हुकूमत को कि एक तो जो हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि SOPs पे सख्ती से अमल किया जाए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि सिर्फ 2-3 चीज़ें तो करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और लोगों से जब गुफ्तगू करें या बैठें कहीं तकरीबात में तो दूर रहें, कम से कम 6 फीट का फासला रखें, और हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। तो ये 3 चीज़ें अगर हम करते रहें तो बचाव होगा। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। जी, हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे सख्ती से अमल कराए। अगर हुकूमत कोई चीज़ देखती है कि जहां उन्होंने सबको रिलैक्स कर दिया है, शादी हॉल भी खुल गए हैं, सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, सब चीज़ें खुल रही हैं, तो वहां मॉनिटर करें। अगर ज़रा सा भी SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो है उनको वो डरेंगे, डेटरेंस होगा। इसी तरह से जो लोग आप देखते हैं बाजारों में, दूसरी जगह पे, तो इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है हमारे यहाँ। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो कोरोना वायरस की रोकथाम हो सकेगी, वरना खुदा ना खास्ता, जिस तरह मैंने पहले कहा, आज फिर आपके इस प्रोग्राम से कह रहा हूं मैं कि देखिए ये बात आगे बहुत खराब हो जाएगी अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है कि बकरीद से पहले ही हुकूमत को सब कुछ बंद करना पड़ जाए, और ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि जी हमें जो है ईद के फौरन बाद ऐसी प्रॉब्लम हो कि अस्पताल पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि लियारी के पूरा का पूरा खानदान 5 लोग जो है मुब्तला हो गए। वेरिएंट जो है इसका डेल्टा वायरस का, डेल्टा वेरिएंट जो डेल्टा है कोरोना वायरस का, इसके अंदर एक और वेरिएंट भी आ गया है कि डेल्टा प्लस। तो वो बहुत खतरनाक ये है कि बहुत तेजी से एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो जाता है। और आपकी तवज्जो से आवाम को एक दफा फिर बताना चाहता हूँ कि वो जो हम कोरोना वायरस अभी पहली, दूसरी और तीसरी वेव में हम भुगत रहे थे, उससे ज्यादा ये खतरनाक इसलिए है कि हमें बाद में पता लगता है कि हमें कोरोना हुआ है। उसकी वजह ये, पहले दूसरे दिन जो आपको है कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो आप एक्सरे होता है सीने का या CT स्कैन होता है तो पता चलता है तो आपका आधा फेफड़ा जो है वो तो खराब हो चुका है कोरोना इन्फेक्शन में, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो लिहाजा मैं बार बार इस चीज को लोगों से कह रहा हूं कि खुदारा एहतियात करें, और घर में अगर बुजुर्ग हैं
तो वो लोग तो खास कर एहतियात करें कि वो बाहर से लाके अपने बुजुर्गों को लगाएंगे और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब देखें तो गुज़श्ता रोज़ असद उमर साहब की जानिब से जो ट्वीट की गई थी वो ये थी कि हमने पहली दफ़ा 500,000 जो वैक्सीन डोजेज़ हैं वो एक दिन में लगाई हैं, एक संग मील हमने अबूर किया है, हमने हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ना है। क्या आप समझते हैं कि ठीक है हमने 5 लाख से ज़ायद एक दिन में डोजेज़ लगा दी हैं, हमें कितना टाइम लग जाएगा अगर इस रफ्तार से भी चलते रहे हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में? देखिए ये बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी कम से कम पाकिस्तान में डेली कम से कम 5 से 6 लाख अफराद को वैक्सीनेट किया जाए। तो मैं समझता हूं कि वो हम बहुत जल्दी यानी कि अगले साल के मार्च अप्रैल तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। यानी कि कम से कम 70 से 75% लोगों आबादी को हम वैक्सीनेट कर सकेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि ये कल की बात या परसों की बात है कि सिर्फ एक दिन हम 5 का हिस्सा जो है वो 5 लाख जो है हम अबूर कर सके हैं या कंप्लीट कर सके हैं। लेकिन अगर ये डेली होता है तब, अदरवाइज हम फिर तो बहुत देर लग जाएगी हमें। जो इस वक्त रफ्तार अभी चल रही है मैं समझता हूँ कि बहुत स्लो है और इसको बहुत ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को कन्विंस करना है कि अभी तो ये प्रॉब्लम और भी आपको बताते चलें कि बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डोज लगाया है उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनके के सेकेंड डोज ड्यू हो गई है लेकिन वो लगाने नहीं आ रहे हैं। तो हमें उनको भी ढूंढ के उनको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए और जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको भी जो सिंगल डोज वैक्सीन है कैनसाइनो जो कि पाक वैक के नाम से पाकिस्तान में तैयार है वो सिंगल डोज है। तो मोबाइल सर्विस के जरिए मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर जो बना है वो उसके जरिए उन इलाकों में जाके उनको भी वैक्सीनेट करें क्योंकि वो भी काफी तादाद में हमारे साथ रहते हैं, घरों में काम करते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट करना बड़ा जरूरी है। और ऐसे लोग का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अब मैंने एक सर्वे किया खुद भी कि जो रास्ते के जो रेडी वाले बैठे होते हैं बहुत सारी चीजें लेके, आम है, सब्जी है और इस तरह की चीजें, मैंने फर्दन सबसे पूछा तकरीबन 8-10 ठेले वालों से कि तुमने वैक्सीन लगाया है? नहीं जी अभी लगाएंगे, नहीं जी अभी लगाया नहीं। किसी ने कहा कि अच्छा जी लगाना जरूरी है। तो कहने का मेरा मकसद है कि इनको भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मैं की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप एक सेंटर जो मोबाइल सेंटर है ये आप लेके जाएं कि जहाँ इतवार बाजार है या जुमा बाजार है जहाँ लगता है वहाँ मालूम करें, उनको इसी वक्त उनको उनके बायोडाटा नोट करें मैनुअल और उसके बाद उनको जो है वैक्सीनेट करें। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर तेजी हम लाएंगे तो बहुत जल्द हमारा मुल्क जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चला जाएगा और फिर ये तमाम चीजें जो हम परेशान हो रहे हैं कि हम जो चौथी लहर और 5वीं लहर अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये तो लहरें आती रहेंगी फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ईद की हम बात करते हैं कि ईद के हवाले से हम देखते हैं हमेशा से ऐसा होता है कि आखिरी 2-3 रोज़ में मंडियों में बहुत ज़्यादा रश लग जाता है क्योंकि हर शख्स चाह रहा होता है कि आखिर में जाएगा ज़रा रेट गिर जाएगा, उस वक्त कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है या इंतज़ामिया इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या किया जाए वहाँ पर कि वहाँ से भी खदशा है कि कोरोना फैल सकता है? जी बहुत खदशा है इन जगहों पे जहाँ भी क्राउड होगा, चाहे वो पॉलिटिकल क्राउड हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे मवेशी मंडी हो, चाहे होटल हो, शादी हॉल हो, जहाँ भी लोग क्राउड में बैठेंगे, चाहे 6 लोग एक जगह मिल के बैठे हैं वो भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर वो 6 के 6 लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो कम खतरा है। लेकिन जो मवेशी मंडी पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हम आवाम को भी चाहिए कि हम कुर्बानी के लिए खुद कुर्बान ना हो जाएं। तो ये ऐसा ना हो कि आप जो है मवेशी मंडी गए हैं बकरा या चीजें लेने के लिए और 4 दिन बाद आप बीमार हो गए और आप ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सके। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहां पर कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करें कि जो लोग बगैर मास्क के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद उतारते नहीं है, मास्क लगा के रखते हैं, ये मॉनिटरिंग करनी बड़ी जरूरी है। अदरवाइज जो है मैं समझता हूँ कि फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा और हमारे लिए एक अजीब सी
सूरत हाल बिल्कुल आगे ठीक है। मवेशी मंडियों में सख्त मॉनिटरिंग रखना होगी, मॉनिटर करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बात बिल्कुल ठीक है। हम कहीं पर होता है ना, दाखिल जब हो रहे होते हैं उस वक्त एक चेक रखा जाता है कि आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, हम अंदर जाके उतार देते हैं, बिल्कुल उस वक्त हमने लगाया होता है। ये बात बिल्कुल ऐसी हमने सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखी है। कहीं काफ़ी जगहों पे ऐसी होता है कि वैसे तो लगा लिए मास्क, लेकिन अंदर जाके उतार दिए, हालांकि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आपने मास्क लगाना है, किसी और के लिए नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में अमन के फूल खिलने का ख्वाब कब पूरा होगा, इसी इंतज़ार में अफगानी अवाम भी इसी चीज़ की मुंतज़िर है। अमरीका और इत्तेहादी 2 दहाइयों तक अफगान सरजमीन में आग और खून का खेल खेल कर रात की तारीकी में भागने पर मजबूर। अच्छा, अब अफगान तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी खबरदार किया कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ी तो पनाह गज़ीनों की आड़ में पाकिस्तान के दुश्मन भी दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है और इसी दौरान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए अहम सरहदों, तिजारती राहदारियों और सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो हैं उनका कंट्रोल भी हासिल तालिबान ये दावा कर रहे हैं इकरा, इस वक्त के मुल्क के 421 अजला में से 1/3 पर उन्होंने कंट्रोल जो है अपना जमा लिया है, उस पर उनका कंट्रोल है। और उन्होंने सुबह कुंदूज में अमेरिका की जानिब से अफगान फ़ज़ाइया को दिए गए 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की वीडियो भी शेयर कर दी है। अच्छा, उधर अफगानिस्तान के जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई, उन्होंने पेशगोई की है कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जल्द मानी खेज अमन मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल होने की उम्मीद भी है। और हामिद करज़ई ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अमन का मौका ज़ाया ना करें। अच्छा, दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर बनाई गई हुकूमत कभी कबूल नहीं करेगी। इस तरह का बयान भी वहाँ से सामने आ रहा है। क्या सूरत हाल है जो अफगानिस्तान की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला की हम बात कर रहे हैं, तो काबुल हुकूमत तालिबान के लिए रेत की दीवार साबित होती हुई हमें नज़र आ रही है, या आप समझ रहे हैं कि अभी कुछ मज़ाहमत होगी, कुछ और होगा, पाकिस्तान पर जो असरात आ रहे होंगे, हमें क्या करना होगा सर? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो इतनी क्लियर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेत की दीवार साबित हो जो अपोजिशन है, लेकिन 2-3 बातें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली बात ये है कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि ताकत से बनाई हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे जी, तो अमेरिका हमें ये बताए कि जब वो यहाँ पर मौजूद था, जो हुकूमत उसने बनाई वो ताकत से बनाई हुई नहीं थी। दुरुस्त, कोई कहे कि वो ताकत से बनाई नहीं थी। तो ये अफगानों का एक हिस्ट्री है, अफगानों की एक जोग्राफी है, उनकी एक माशरत है। वो ताकत ज़ोर आज़माई ज़रूर करते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा कि अफगान तालिबान के वफूद जो हैं वो रूस में गए हैं, चीन में गए हैं, ईरान में गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अशरफ गनी की तरफ से भी कोई ऐसे बातें हुई हैं कि जैसे वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा इन्होंने लगा लिया है और इसके बाद बस भी बातचीत होनी है और वो होगी। और अगर आप के जहन में हो कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो इंटरव्यू दिया मालिक साहब को, उसके अलावा जो सुहेल शाहीन साहब हैं उन्होंने उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो 2-3 बातें बड़े तवातर से कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं, हम मोनोपोली नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम लोगों से मशवरा करेंगे। हाँ जी। यानी कि जो हमारा ज़रूरी नहीं कि हम अपनी चीज़ जो है उसको नाफिज करें। उन्होंने ख्वातीन के बारे में कहा कि वो काम भी करने जा सकती हैं, बच्चियाँ पढ़ भी सकती हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा जी उनकी हम हिफाजत करेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जिस पर दुनिया को थोड़े से शुकूक व शुबहात थे, तो वो सारे वो दूर कर रहे हैं। फिर ये है कि अभी तक आपको कोई बहुत बड़े पैमाने पर पनाहगुज़ीन नज़र नहीं आए। जैसे भी आपने कहा कि अगर 1/3 इलाके पर उनका कब्जा है तो कम से कम 1/3 पनाहगुज़ीन तो आना चाहिए। वो के सुन रहे हैं हम कि वो मुल्क के अंदर इधर उधर ये मामला हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखें एक साइकिल है अफगानिस्तान का, जमहूरियत वहाँ पर कभी नहीं हुई, अगर कोई रही है तो थोड़ी देर के लिए रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन है कि एक तो ज़्यादा बातें ना करें, खामोश रहें, सिचुएशन को इवॉल्व होने दें। ये कहते रहें कि जी हम वहाँ पर अमन चाहते हैं। ये कहते रहें कि अमन के लिए अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है वो करें। और वो जो 2 हमने अपने असूल बनाए हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स, और दूसरा ये कि अफगान अपने मसले खुद हल करें, ये बहुत अच्छे असूल हैं, बशर्ते के बाकी जो लोग हैं वो भी इसको माने। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कहते रहे कि जी हमारे कोई फेवरेट नहीं है और उधर से ये कहीं कोई और जो है ना किसी को फेवरेट बना के उसको मजबूत करता रहे।
तो अगर ये असूल, और ये बहुत अच्छी बात है, होगी, मेरा ख्याल है हो भी रही होगी। अभी दुशंबे में आपको पता है ये जो हुआ है उन्होंने बातचीत, सब लोग मिले साइड लाइन्स के ऊपर। अगर पाकिस्तान, ईरान, ये दो मुल्क अगर आपस में ये तहिया कर लें कि जी हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो बाकी लोगों के मुदाखलत के इम्कानात बहुत कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये सूरत हाल देखिए, इस मुश्किल सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अपनी अलाइनमेंट क्या रखनी चाहिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है आप क्या समझते हैं, ये ठीक है, दुरुस्त है? जी देखिए, ये दो असूल तो बिल्कुल दुरुस्त हैं इसमें, जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन इसके अंदर बाद औक़ात वो कैवियट्स डाल देते हैं। मसलन ये कि ये कहना कि जी अगर ऐसा हुआ तो फिर हम नहीं मानेंगे, अगर वैसा हुआ तो भाई आप खामोश रहें, अमेरिका को कहने दें, वो अमेरिका है, आप खामोश रहें। आप कहें जी जब हुकूमत कोई बन जाएगी, कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ जाएगी, हम उससे बात करेंगे। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, हर हालत में हमने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, चाहे वहाँ कोई भी लेजिटिमेट हुकूमत हो। अब जो लेजिटिमेसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होगी, हाँ जी, वो अफगानों के अपने असूलों के मुताबिक होगी। जब ग्रैंड जिरगा उसकी जिस चीज की भी फैसला कर देगा, हाँ जब मेजॉरिटी ऑफ अफगान जिस चीज को भी मान लेंगे, वो बस हमें मान लेनी चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हम ये कहें कि हम अफगान भाइयों की हर सूरत में मदद करेंगे, हम उनकी मुआशियात के लिए रास्ते खोलेंगे, राहदारी खोलेंगे, उनके साथ तजारत करेंगे और उनको सी पैक में हिस्सा देंगे। नॉर्थ साउथ जो अलाइनमेंट है उसको हम बढ़ाएंगे। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो लैंड लॉक्ड हैं, उनको हम राहदारी फराहम करेंगे। सारी अच्छी बातें करें तो मेरा ख्याल है कि मामलात अच्छाई की तरफ वैसे भी जा रहे हैं। ये जो एक बयानिया बना हुआ है ना कि अमेरिका के जाने के बाद यहाँ क़यामत सुगरा, क़यामत सुगरा तो उनकी मौजूदगी में थी। हाँ जी, आप ये बताइए कि पिछले 20 साल हमारा कितना खून बहा है जब वो यहाँ मौजूद थे। ऐसी है तो ये जी बिल्कुल। जन साहब ये बताइएगा, हमने अमेरिका के मौक़िफ़ की तो बात की कि जी कि दुनिया अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर बनाएगी, जो हुकूमत होगी उसको कबूल नहीं करेगी, लेकिन बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का भी बयान ऐसी सूरत हाल में सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं तालिबान अगर इक़्तिदार में आए तो बरतानवी हुकूमत उनके साथ मिलकर काम करेगी। तो ये क्या मामला चल रहे हैं सर? जी देखिए, असल बात जो बड़ी बात है ना, आप दोनों तो समझते हैं, आपके नाज़रीन भी ज़रूर समझते होंगे। असल मसला तो है चीन और अमेरिका का आपस का टकराव। हाँ जी। और वो टकराव फिजिकल अभी नहीं है, फिलहाल वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है इन इट्स नेचर। और आपको पता है कुछ लोग अमेरिका के साथ हैं और फिर वो डबल बात भी करते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं यूके और बात कर रहा है, अमेरिका और बात कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं इस खित्ते से दूर हो जाएंगे। चीन के यहाँ पर असर रसूख के बाद वो काउंटर असर रसूख पैदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और उसके लिए उनका यहाँ होना जरूरी है। और जब वो फिजिकली नहीं यहाँ हो सकते, फौजें यहाँ नहीं रख सकते, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। अच्छा। वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे दाएं बाएं। तो अब देखिएगा कि ये खिता अच्छे हालात की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। लेकिन ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो बड़ी ताकतें हैं ये जंगें अपने इलाकों में नहीं लड़ती। हाँ जी। ये हमेशा जंगें इधर उधर हमारे जैसे इलाकों में लड़ती हैं। तो हमारी ये बहुत कोशिश होनी चाहिए अफगानिस्तान के और बाकी मुल्कों को मिलाकर कि कहीं खुदा न खास्ता इस जगह को मैदान जंग बनाने में हमें कोई मुआवनत किसी की नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि वी विल हेल्प देम इन पीस। तो वो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी यहाँ पर मुकाबला होगा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का, और वो मेरे ख्याल इस खित्ते के लिए बुरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हमें बस अलर्ट रहना ऐसी सारी सूरत हाल में और बयानात कम देने और इवॉल्व होने दें सिचुएशन जो भी है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। असरात यकीनी तौर पर हमें पता है कि जब भी अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर कुछ तब्दीली आ रही होती है तो पाकिस्तान पर असरात होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी असरात होंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे और अच्छे साबित होंगे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करते हैं मईशत की, क्योंकि मुल्क की मईशत की जो गाड़ी है वो इस्तेहकाम की शाहराह के ऊपर ही चढ़ रही है और मतलब चली जा रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से $2 अरब तरसलात भेजने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अच्छा, 13वें महीने की हम बात करें, तारकीन हमवतनों ने $2 अरब 68 करोड़ पाकिस्तान भेजे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून की तरसीलात शामिल कर लेने के बाद हम माली साल की बात कर रहे हैं तो तरसीलात $29 अरब 37 करोड़ रही हैं।
अच्छा, जो माली साल 2000 अगर गुज़श्ता माली साल की बात करें ना तो उसके मुकाबले में 27% उससे ज़्यादा है। गुज़श्ता माली साल में तरसलात ज़र का हजम जो है वो 23 अरब डॉलर जो है वो था, अब 27 हो गए, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव। अच्छा, हम बात करते हैं ना तो सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी है उन्होंने 7 अरब 66 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो हैं उन्होंने 6 अरब 61 करोड़ डॉलर, जबकि दीगर गल्फ ममालिक से 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तकरीबन जो है वो मौसूल है। अच्छा, माली साल 2021 में बरतानिया से अगर हम बात करें तो 4 अरब डॉलर, अमेरिका से 2 अरब 75 करोड़ और यूरोपीय यूनियन से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात हमें मौसूल हुई हैं। अच्छा, जो एक साल में हम बात करें तो बिल तरतीब अगर देख लें तो 58 और 52% जो हैं वो बढ़ी हैं। तो ये एक सारी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म भी बार बार तरसीलात ज़र का जो है जिक्र कर रहे होते हैं। हम सूरत हाल जान लेंगे। मारूफ मौशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हुकूमत के ऐसे कौन से इक़दाम थे जिनसे तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है? जी देखें, जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है तो इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको बढ़ाया है और जो भी फिगर्स तो आपने सारी बता दी, मगर आप देखिए कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो इस साल हुई है इसी पीरियड की वो सिर्फ 25 बिलियन के करीब है, जबकि यहाँ से हमें आप देख रहे हैं कि हमने 29.37 बिलियन डॉलर यानी कि इकट्ठे किए हैं जी। तो इसमें तीन चीज़ें बड़ी अहम थी। पहला ये कि बहुत से तो आपको पता है कि ट्रैवल बैन लगे हुए थे, तो लोग जो थे वो उसने ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजी है और पहले वो बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते थे और यहाँ भी आते थे तो उनका जो वो कॉस्ट थी बची। दूसरा ये कि बैंकों ने इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले किया है। बैंक हैं, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इसके अलावा जो और ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किए गए हैं, अब आप घर बैठे अपनी ऐप से पैसे भेज सकते हैं। इन सारी टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन थी ने बहुत काम किया। फिर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इसमें आगाही के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, स्टेट बैंक, तीनों ने मिलकर बाहर ये इसकी एक बहुत अच्छी कैंपेन चलाई कि अगर आप ऐसा हुंडी और हवाले के बजाय अगर आप रेगुलर से भेजेंगे तो इसके आपको बहुत फ़वाइद होंगे। इसने बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो पाकिस्तान रेवेन्यू, ये पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव था, इसने 2009 से अब जो पहले तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मगर अब आपने एक और चीज़ की तरफ गौर किया होगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अब पाकिस्तान बैठकर बगैर यहाँ आए अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। उन अकाउंट्स के बारे में तो किसी किस्म की उनको फिजिकल जरूरत नहीं है। उसमें जो भी पार्टनर बैंक है वो जाकर स्टेट बैंक पाकिस्तान की साइट पर देखा जा सकता है और वहीं बैठकर आपका अकाउंट जो है वो जो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको भी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड भेजी। सही। अच्छा, इकरामुल हक साहब, अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में बात करें तो प्रीवियस ईयर में 23% था इजाफा और अब की बात करें तो 27% है। अगले साल क्या देख रहे हैं? तरसलात ज़र में मज़ीद कितना इजाफे का इम्कान है? मेरा ख्याल है कि इसमें इसी रफ्तार से जो इजाफा जो है हम आगे ये तवक्को कर रहे हैं कि अभी तो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो यहाँ पे ये नए ऐप्स ला रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें ला रही हैं और जब वो आम आपके जब मोबाइल खरीदेंगे तो उसके अंदर ही वो एम्बेडेड भी है, उसके अंदर ही वो मौजूद होगी और लोगों को उसको बहुत आसान तरीके से बाहर से पैसा भेजना बहुत आसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हम इसमें 30 से 35% की जो ग्रोथ है वो एनुअल देख सकते हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है वो इस हुकूमत को जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इतना जो ज़रिए मुबादला लोग कहते थे कि जी ये एकदम बंद हो जाएगा और पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ड्राई आउट हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं रहेगा। सारे बड़े बड़े मशहूर और मारूफ तज्ज़ियाकार इसके बारे में यही कहते थे, जबकि हकीकतन कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, हम ये कह रहे थे कि नहीं, इससे हमारी इन कोविड के ज़माने में बल्कि तफसीलात ज़्यादा बढ़ेंगी और अब ये नतीजा जो है वो जून का हमारे सामने बिल्कुल क्लोजिंग का आ गया है। आपके दादोशुमार जो आपने बताए वो मैंने अपने तौर पर भी रात को जो है वो वेरीफाई किए स्टेट बैंक से और उन्होंने कहा हम बैंकों को इसमें बहुत इनिशिएटिव लेने के ऊपर उनको इसमें जो है कुछ कंपनसेशन भी दे रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान रेवेन्यू इनिशिएटिव है ये सिर्फ कोई नाम की चीज़ नहीं है। बाहर के मुल्कों के अंदर उन्होंने बहुत सी कंपनियों को, रेडियो कंपनीज को और जो एडवर्टाइज करते हैं उनको कहा कोई अगर वहाँ टैक्सी चला रहा है तो वो उस रेडियो करता है तो उसको पता चलता है कि वो उसका पाकिस्तान में
ये अकाउंट खोलने से, या अकाउंट ना भी खोले तो एक सादा सी ऐप के जरिए वो पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वहीं से पैसे भेज सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तनकीद हो रही है इस सारे मामले के ऊपर, वो ये कहा जा रहा है कि क्या हम तरसीलात ज़र पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्यों नहीं बढ़ाया जाता, हम यही सोचते रहेंगे और आस लगाए बैठे रहेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वही पाकिस्तान में पैसे भेजते रहें? जी, पहली बात तो ये है कि देखिए वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम जो है वो चाहते हैं कि पूरे वोटिंग का राइट भी दिया जाए और बल्कि आइन में भी तरमीम करके उनको यहाँ पे अगर वो आकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना चाहें तो किया जा सके। दरअसल हर मुल्क में आप देखें, चीन की तरक्की में भी यही था कि उनके बहुत से लोग बाहर गए और उन्होंने वहाँ से बहुत तहसील ज़र भी किया और फिर वहाँ आकर खुद इंडस्ट्रियाँ भी लगाई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पैसा आ रहा है ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ कई कुंभों को पाल रहा है बल्कि बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज पे हो, बाकी जो हाई यील्डिंग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें भी खर्च हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि ये वो गैर पैदावारी किस्म की जो है वो तफसीलात ज़र है, वो पैसा आके यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जिनको उनके अजीज़ों अकारब बाहर से पैसा भेजते हैं तो वो यहाँ उनको मुनाफा बख्श चीज़ों में लगाएंगे और इस पर आगाही थोड़ी सी हम और ज़्यादा करेंगे तो ये पैसा जो है हम अपने ज़राई सेक्टर को, दूसरे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा इकरामुल हक साहब, जिस तरह से आप पॉजिटिव इतने इंडिकेटर्स दे रहे होते हैं तो आवाम जो कहती है कि हमारे उनको कोई फ़ायदा डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा होता, तो आवाम कहती है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आवाम तक डायरेक्ट फ़ायदा नहीं जा रहा, कौन से ऐसे मसाइल बीच में हायल हैं? जी, दरअसल देखिए इतना पैसा बाहर से आ जाने की वजह से हुकूमत को तो उस तरह से लोगों को जैसे बाहर पैसे मिले हैं जिन घर में बैठे हुए हैं तो उनको आ रहे हैं तो उनका खर्चा कम हो रहा है तो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो हमारा जो महसूलात का निज़ाम है अगर हम उसको दुरुस्त करें, सादा कर लें, उसका रेट कम कर लें तो फिर हमारी हुकूमत भी इतना पैसा इकट्ठा कर सकेगी कि जब कोई तो तंगदस्ती का ज़माना इस तरह का आ जाए, कोई मुसीबत का ज़माना आ जाए तो बजाय कर्ज़ों पे हिसाब करने के हमारे पास अपना जो है वो महसूलात का इतना पैसा हो कि वो हमारे जारी अखराजात को भी पूरा कर सके, हमारे जो तरक्याती प्रोग्राम है उनको भी, और मुश्किल हालात के लिए हमें फंड बना के रखने चाहिए। ये सोच आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वहाँ मौजूद है तो हमारे यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। उस पूरे हालात में भी वहाँ लोगों को पैसा मिलता रहा और चूँकि उन्होंने कोई ट्रैवलिंग नहीं की, कोई उनका इजाफी खर्चा नहीं हुआ तो वो पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जिस तरह से इकरा बात कर रही थी कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है, आम आदमी तो महंगाई से इस वक्त जंग लड़ रहा है और हुकूमत भी ये चाह रही है कि महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या अभी भी कोई हमारी पॉलिसीज़ में खामी है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है? जी, उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो हमारी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली की आपको पता है, और पेट्रोल की या डीजल की, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। ये गल्ला पैदा कर लेंगे तो मार्केट तक लाने के लिए आपको जाहिर है कि जो ट्रैक्टर जो हमारे ट्रालियाँ हैं और इस तरह की जो चाहे बड़े ट्राले उनमें सब में डीजल ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर हमने उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा दिया, बिजली का तो आप और गैस का तो आप देख रहे हैं कितनी महंगी है। तो हमारे यहाँ महंगाई इस वजह से नहीं है कि लोगों के पास जो है पैसा ज़्यादा है और चीज़ें कम है, बल्कि इस वजह से है कि पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी जो है सबसे ज़्यादा तवानाई के मसले को हल करना चाहिए। टैक्सों के निज़ाम को इतना ज़्यादा 17% टैक्स लेने के बजाय हर एक से अगर 8% सेल टैक्स ले लिया जाए तो ना इससे 4 गुना ज़्यादा बल्कि हमें मिल जाएगा, उससे चीज़ों की कीमतें भी सस्ती हो जाएंगी। तो हुकूमत को अपने जो खुद वसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो वसाइल बढ़ा सकते हैं, मगर अगर वो टैक्स के निज़ाम को सादा कर दें और उसको मसावी कर दें और सूबे और वफाक मिलकर इकट्ठे टैक्स इकट्ठा करें और उसकी शरह कम करें तो लोग भी खुश होकर टैक्स भी देंगे और फिर उनका फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए कि तालीम के मैदान में और सेहत के मैदान में उनको अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बल्कि वो भी हुकूमत ही दे रही होगी। तो इसमें सबाई हुकूमतों का भी कसूर है कि उन्होंने मकामी हुकूमतों का क़याम नहीं किया, जहाँ पे ये मकामी हुकूमतों का होता है कि वो तालीम को, सेहत को, आपके करीब कम्यूनिटी रह रही होती है, वहाँ सड़कें अच्छी होती हैं, वहाँ जिम्स होते हैं, वहाँ आपकी मस्जिदें खूबसूरत होती हैं, वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होती हैं, वहाँ लोग जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह होती
होती है, तो उससे हमारे लोगों का मेल मिलाप भी बढ़ेगा, मिलकर वो फिर सोचेंगे कि हमने माशी तरक्की भी कैसे करनी है। जो पीछे रह गए हैं लोग, उनको वहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर्स बना सकते हैं। तो अगर हम जो मकामी हुकूमत को सही तरीके से फाल करें, जैसे कि आइन की हमारी आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि उनको आप सियासी भी, इंतजामी भी और जो मालियाती है, ये सारे का सारा जो है उनको डिवॉल्व करेंगे, यानी उन तक ये जो है वो पावर्स ट्रांसफर करेंगे। मगर ये ऊपर जो हमारे सरकार बैठे हुए हैं इस वक्त, चाहे सूबाई असेंबली में हो या वो नेशनल या सेनेट में हो, वो नहीं चाहते कि ये जो अवाम के पास जो इक़्तिदार चला जाए। जिस दिन अवाम के पास इक़्तिदार चला जाए तो जाहिर है वो भी जो है अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकेंगे। जो मकामी सतह पर जो भी पार्टी ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करेगी, उसी को सूबाई और हमारी कौमी सतह पर ज़्यादा वोट मिलेंगे। ठीक है। अच्छा इकरामुल हक साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस पर हम ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त? ये सबसे ज़्यादा तो देखिए, हम अब ज़राअत में पहले एक ज़माने में हम खुद कफ़ील ही नहीं होते थे, बल्कि यहाँ से बाहर बरामदात भी करते थे। अब हम इस वक्त जो है वो कपास तो खैर बहुत अरसे से हम पैदा नहीं कर रहे हैं। अब देखें जो सारा हमने जोर लगा दिया उसके ऊपर कि हम शुगर जो है वो करेंगे पैदा, मगर अब उसको भी हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। कभी एक्सपोर्ट करके वो सब्सिडी कमा ली लोगों ने, अब वो कहते हैं जी हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, हुकूमत ने क्यों उनको एक्सपोर्ट के वक्त सब्सिडी दी। अगर यहाँ कीमतें बढ़ गई तो आपने देखा कि गंदम तक जो हमारे ऊपर सारे लोग जो कम से कम यहाँ का स्टेपल है, फूड है, वो तो दो ही है, गंदम है आपकी और चावल है, उसके अंदर भी हम लोग जो है खुद कफील नहीं रहे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में तवज्जो देनी होगी, और यहीं से अगर हम नेचुरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग करें तो जो इस वक्त पैदावार ले रहे हैं हम उससे कई गुना ज़्यादा ले सकेंगे। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो एक माहिर आसिफ शरीफ साहब हैं, उनको जो है ये काम दे देते हैं। उन्होंने नेचुरल तरीके से बगैर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए, बगैर पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, बगैर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किए वो पैदावार ली है, और बीज कम डालकर उनसे 10 गुना ज़्यादा वो पैदावार ले रहे हैं। जब एक दफ़ा हम ज़रूरी तौर पे ऊपर तरक्की करेंगे तो वहीं से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसको हम अपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। जैसे हमारी अगर टेक्सटाइल यही बजाय यार्न बेचने के, क्लॉथ बेचने के, ये अगर बांग्लादेश की तरह गारमेंट्स बेचना शुरू कर दे तो ये हमारी एक्सपोर्ट वहीं पे कई गुना हो जाएगी। तो आपका एग्रो बेस्ड अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो लोग भी भाग के आएंगे, उनको वहाँ मुलाजमत भी मिल जाएगी। जब सनती शोबा और ज़रूरी शोबा आपस में मुताबिकत रखेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकता है। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे और मुआशी मामलात के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है, और ये रेमिटेंसेस का आना गवर्नमेंट की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली अगर हम बात करें रोशन डिजिटल जो अकाउंट है उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी अच्छी खबरें जो इकोनॉमी के हवाले से आती रहें, मईशत के हवाले से आती रहेंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और ईद उल अज़हा करीब आ रही है और मवेशी मंडियों में रश बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से अभी कुछ ऐसी खबरें ही आ रही हैं कि लोग अभी देखने पर मजबूर हैं। बहुत कम लोग हैं जो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, बकरा मंडी में मौजूद हैं इस वक्त। उनसे सूरत हाल कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फ़हीम बताइएगा, इस वक्त क्या गहमा गहमी देख रहे हैं या फिर लोग जो है वो सिर्फ आ रहे हैं और देख रहे हैं और जा रहे हैं कीमतें पूछकर? जो कीमतें ख़रीद है जानवर उनकी, जो लोग हैं शहरी हैं उनकी ख़रीद में है, उनकी पहुँच से दूर तो नहीं है? वैसे तो ये बात थोड़ी मुश्किल है कि उनकी पहुँच से दूर नहीं है। जी इकरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी आज लोगों का रश तो इतना नज़र नहीं आ रहा, गो के मौसम जो है काफ़ी बेहतर है। जो आज से 3-4 दिन पहले 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ था दर्जा हरारत, तो मौसम तो खूबसूरत है, सुहाना है। लोग यहाँ पर मंडियों का रुख भी कर रहे हैं। लाहौर में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शहरियों के सामने ये आ गया है कि जो बकरों की और जो गाय की कीमत है वो उनकी पहुँच से बिल्कुल बाहर है। गुज़िश्ता ईद पर जो जानवर 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल रहा था, इस दफ़ा
वो 60 से 70 हज़ार रुपया जो है उसकी कीमत मांगी जा रही है और उसके ऊपर कोई लचक भी नहीं दिखाई जा रही, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से मायूस होकर जा रही है। बच्चों की जानिब से हमेशा शोर किया जाता है कि इससे 5-7 दिन पहले जानवर को लेकर आया जाए, और यहाँ पर बच्चे जब आते हैं अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए जानवरों की, तो कीमतें सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं और लोग मायूस वापस लौट रहे हैं। अभी तक लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ विज़िट ही कर रही है मुख्तलिफ मंडियों में, रात देर तक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है ख़रीदारी के लिए, लेकिन जो कीमतें हैं उस हवाले से लोगों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस कदर जानवरों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं उसकी वजह से वो फिर इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर बकरा जो है वो लाहौर शहर में ईद कुर्बान की आमद के करीब 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार के दरमियान एक बेहतरीन और अच्छा बकरा मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो कीमत जो है वो 70 से 80 हज़ार तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी इस उम्मीद और इस आस के साथ हैं कि शायद कि ईद के करीब इनकी कीमतों में काफ़ी कमी देखने में नजर आए, तो उस वक्त बकरा खरीदा जाए, क्योंकि इस वक्त फ़हीम आपने हमें ये तो बताया कि जो सूरत हाल है, कुव्वत खरीद नहीं है और लोगों की पहुंच से बाहर हैं कुर्बानी के जानवर। अच्छा, इंतजामात कैसे हैं? कहा जा रहा था कि जी सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, यहाँ पर आएंगे एसी साहिबान आएंगे ख़ास तौर पर, वो आके चेक कर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ है निज़ाम, या यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं? हमजा, ये तो आपने एक लतीफ़ा ही सुना दिया जहाँ के हालात देखकर, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप सड़क से उतरें, साथ मंडी में चले जाएं, ना आप मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना यहाँ पे समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई सैनिटाइज़र है जो उसको इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद क्या करवाना है। यहाँ पर व्यापारियों की ये शिकायत है कि यहाँ पर उनको पानी नहीं मिल रहा जो अपने जानवरों को पिला सके, वो खुद पी सके, जबकि साथ ही साथ जानवरों के चारे के हवाले से भी उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक दाखिली रास्ते पर एक कैंप लगाकर सिर्फ खाना पूरी की गई है और लोगों को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो आएँ और कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, लेकिन अमली तौर पर इस वक्त लाहौर शहर की किसी भी मंडी के ऊपर कोई SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। और ख़ास तौर पर ये जो व्यापारी हैं पंजाब के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जानवर के वो फ़रोख्त करने के लिए आए हैं, उनके जहन में तो कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो कोई कोरोना के किसी नाम को ही नहीं जानते, ऐसे जैसे कि वो इस तरह का बिहेव करते हैं। इस जगह जगह पर उनकी गैदरिंग हो रही है। आप सुबह के वक्त ही यहाँ पर तकरीबन 20-20, 25-25 लोग एक ही चारपाई पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो अगर हम बात करें इस वक्त कोरोना SOPs की इन मंडियों पर अमल दरामद की, तो वो तो बिल्कुल सिफर है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद TMO का अमला, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, ये सिर्फ यहाँ पर विजिट करता है और सिर्फ ये खाना पूरी के लिए यहाँ पर मौजूद है। अमली तौर पर यहाँ पर, क्योंकि आप खुद को आपको पता होगा कि चौथी वेव के हवाले से NCOC की जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया जा रहा है कि शहरी जो हैं इसको ज़रा सीरियस लें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे अलावा और 1-2 लोगों के अलावा बाकी किसी ने भी कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और ये किसी बड़ी दोबारा से उस वेव का बनता हुआ नज़र आ रहा है नज़ारा, जो कि पहले लोगों की जानिब से लाहौर शहर में देखी गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई। तो अभी तक यहाँ पर कोई इस तरह के हालात नहीं है कि लोग। अच्छा, ठीक है फ़हीम, हमें आप ये बताइएगा, आपने ये तो बता दिया कि वहाँ पर इंतज़ामात नहीं हैं, किसी को चेक नहीं किया जा रहा है, खाना पूरी भी तो की जाती है, कोई फ्लेक्सेस लगाई गई हैं, कोई बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं वहाँ पर कि जी पता लगे कि कोई कोरोना वायरस भी है, उसका ख्याल भी रखना है, चलें चेक तो नहीं रखा जा रहा, ये खाना पूरी की गई? अच्छा, जब भी कोई मंडी लगाई जाती है ना, तो उसके दाखिली रास्ते पर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक कैंप लगा दिया जाता है, एक वेटरनरी डॉक्टर का एक कैंप लगा दिया जाता है, इसके साथ एक कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए एक कैंप लगा दिया जाता है और 2-3 फ्लेक्सेस लगाकर सिर्फ ये काम किया जाता है कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये दूर दराज के लोग हैं, जो कि उनको जानवरों पालने का उनका काम है, उनको तो फ्लेक्स पढ़ना भी नहीं आता होगा कि वहाँ पर पे लिखा क्या हुआ है। इसके लिए उन्हें जो है आगाही जो है यहाँ पर स्टाफ की जानिब से फराहम की जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो लोग मंडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामलात को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, उनकी जानिब से सख्ती की जानी चाहिए थी कि लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का ख्याल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन इस
इस तरह की कोई भी आगाही मुहिम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं वो लाहौर के लोग भी जो आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए वो तो थोड़ी सी एहतियात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें खुली हुई हैं, जो व्यापारी बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग जो हैं कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यकसर नज़रअंदाज किया कोरोना SOPs को। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया कि मवेशी मंडियों में एक्चुअल सूरत है, जितने भी दावे कर लिए जाएँ, जितने भी SOPs बना लिए जाएँ, जितने भी ऐलानात कर लिए जाएँ, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली जाएँ, लेकिन अगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा होगा तो उन तमाम SOPs का बताने का, उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमजा हम देखते हैं, हम तो हालांकि बार बार हर प्रोग्राम में हम लोग अपना जो स्टार्ट है वो लोगों को अवेयर करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ना आप लोग जाएं, एहतियात आप लोगों ने करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो बकरा मंडियों का हाल है वो इंतज़ामिया की भी तो जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया को भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और जाकर वहाँ पर चेक रखना होगा। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे सेनेट इजलास में दौरान हिरासत मौत या तशद्दुद के खात्मे के लिए सज़ा का बिल मंजूर कर लिया गया और बिल पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया था। अच्छा, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शिरीन मज़ारी की जानिब से बिल की हिमायत की गई है। बिल के मतन के मुताबिक तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक काबिल तौसीक़ कैद होगी, जबकि तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। अच्छा, तशद्दुद ना रोकने वाले सरकारी मुलाजिम को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा और जुर्माने की रकम मुतासरा शख्स को अदा की जाएगी। मतन के मुताबिक दौरान हिरासत तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को सज़ा 30 लाख रुपए जुर्माना होगा और दौरान हिरासत मौत या जिनसी तशद्दुद रोकने में नाकामी पर 10 साल सज़ा होगी। अच्छा, जबकि कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा उस शख्स को। बिल के मुताबिक किसी खातून को किसी मर्द की तहवील में नहीं दिया जाएगा, जबकि तशद्दुद के ज़रिए हासिल बयान भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, जुर्म जो है नाकाबिल समझौता होगा, नाकाबिल ज़मानत होगा और मतन के मुताबिक मुतासरा शख्स का अदालत मेडिकल और नफ्सियाती मुआयना करवाएगी और तशद्दुद की सूरत में मामला सेशन कोर्ट के सपुर्द किया जाएगा और सेशन कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करेगी और फैसला 60 रोज़ में करना ही होगा। तो ये बिल है जो कि पास भी कर लिया गया, इस पर एतराज़ भी नहीं आया। बात कर लेंगे, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर साहिबा मौजूद है। सहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप क्या समझती हैं कि कितनी कामयाबी है और पीपल्स पार्टी को कितना क्रेडिट जाता है और कितनी ज़रूरत थी इस किस्म के कानून की, इस किस्म के बिल की? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इंसानी हकूक़ की बात होगी तो पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद भी होगी और मुकम्मल क्लैरिटी भी होगी। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल था जिसको पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शेरी रहमान, जो कि सेनेट में हमारी पार्लिमानी लीडर भी हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया और ये बिल जो है सेनेट से पास हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये नेशनल असम्बली से भी पास होगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। सबसे जो अहम चीज़ है इस बिल के अंदर कि तशद्दुद को डिफ़ाइन किया गया है, सज़ाओं की क्लैरिटी, एब्सोल्युटली जो एक क्लैरिटी दी गई है कि सज़ाएं होंगी, उनकी कितनी मुद्दत में फ़ैसला होगा, किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर ये कि जो फ़ाइन दिए गए हैं और फिर ऐसे बयानात जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि जो कि तशद्दुद करके या जो है वो अजियत दे के लिए जाएंगे वो भी जो है कलअदम करार दिए जाएंगे, उन बयानात की भी कोई अहमियत नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल ये बिल है। आपको पता है कि हमारा GSP स्टेटस जो है, GSP प्लस स्टेटस, वो भी इंसानी हकूक़ की पाबंदियों के साथ और जो हमने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल, जिनको हमने रेटिफाई किया हुआ है, उससे लिंक करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। सही। अच्छा सहर साहिबा, ये भी बताइएगा क्या इस बिल में आपको हुकूमती बेंचेस की सपोर्ट भी हासिल रही और क्या ये जो बिल है मुतल्लिका कायमा कमेटी से भी मंजूर हुआ है? जी, तरीक़ेकार यही होता है कि जब भी कोई बिल जो है वो सेनेट में पेश होता है तो वो पहले मुतल्लिका जो कायमा कमेटी है उसको रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर इसके ऊपर जो है मुकम्मल बहस होती है और बिल के मूवर को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने बिल को एक्सप्लेन कर सके। तो ये बिल कायमा कमेटी से भी पास हुआ और इस बिल को हुकूमत की सपोर्ट लाजमी थी क्योंकि एक बहुत अहम बिल था। हुकूमत तो शायद इसको नहीं लेकर आई लेकिन पीपल्स पार्टी इस बिल को लेकर आई। सेनेटर शेरी रहमान मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि वो इस बिल को लेकर आई और ये पाकिस्तान
मुसलमान के लिए एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है कि मतलब ये एक इंसानी अलमिया था कि जो है कस्टोडियल डेथ हो रही है, कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है, बयानात ज़ोर ज़बरदस्ती और अजियत दे के लिए जा रहे हैं। तो मैं इसका जो है ज़रूर अजाला करने की ज़रूरत थी, इसमें सज़ाएं देने की ज़रूरत थी, इसमें क्लैरिटी। और मैं समझती हूँ कि अभी मज़ीद ये होगा कि जब ये नेशनल असम्बली से पास हो जाता है तो मासेस को एजुकेट करने की ज़रूरत भी है ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। बिल्कुल ठीक है सर साहब। एक अहम मामला ये है कि कवानीन बनाए जाते हैं, ऐसे बिल भी पास किए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आता है वहाँ पर हम देखते हैं कि हम बहुत वीक होते हैं, उधर सुकुम रह जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी एफर्ट करके कोई कानून बनाया जाए, कोई बिल पास करवाया जाए, उसकी अफादियत ख़त्म होती हुई नज़र आती है। उस मरहले के लिए क्या कुछ हमें करना होगा? देखिए, जो कानून साज असम्बलियाँ हैं, हमारी पार्लियामेंट है, उनका काम है कि कानून साजी करना। उसके बाद मुतलका इदारे और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि बहुत अहम जो है कानून साजी होती है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रह जाती है। मतलब मैं खुद भी इस बात से बहुत हमेशा फ़िक्रमंद होती हूँ, क्योंकि एक कानून जो मैंने पास करवाया सिविक डेमोक्रेटिक एजुकेशन वाला, कि आप अपने जो है माशरे को के अंदर बेहतर जो है वो माशरे के लिए आप जो है वो जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी माशरती जिम्मेदारियां हैं, उनकी तालीम दें। लेकिन ये कि कानून पास होने के बाद, गैजेट में पब्लिश होने के बाद अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। और मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये कानून जो है वो पाकिस्तान ने ये कन्वेंशन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का साइन भी किया हुआ है, उसको रेटिफाई भी किया हुआ है, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर होगी। जराइम उसी वक्त रुकते हैं जब सज़ाओं पे अमल दरामद हो, जब कानून पे अमल दरामद हो, उसी से डेटरेंस क्रिएट होती है। ये नहीं कि सज़ा कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, जब तक सज़ाओं पे अमल दरामद नहीं होगा। जैसे कि इस बिल के अंदर जो वक्त है उसका भी तयन किया गया है, तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त के अंदर जो है इस जो है बाकायदा फैसला होना और सज़ाओं पे अमल दरामद होना ये बहुत ज़रूरी है। माशरे के अंदर उसी वक्त बेहतरी आएगी जब जो कानून बनते हैं फलाह के लिए, माशरे के अवाम की फलाह के लिए, उनके ऊपर अमल दरामद हो। अच्छा साहिर साहबा, विक्टिम की अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि विक्टिम्स जो होते हैं उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में क्या करना होगा कि अवेयरनेस कैंपेन कोई होनी चाहिए या कोई अवेयर किया जाए उन लोगों को, ताकि वो इस बिल के जो है मुताबिक अमल कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है कि हमारी आवाम को पता हो कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या कानून है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग जो है वो आपके देखें कि हमारे यहाँ इतने वाक़यात होते हैं। मैंने भी एक रिपोर्ट भी बनाई थी नैब की तहवील में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर आप देखें कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, एक तवील अरसे तक चलती हैं, और उसमें जो है वो कई अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो ये बहुत मैं समझती हूँ कि अहमियत का हामिल है कि ये पता हो लोगों को, माशरे को पता हो कि कौन से कवानीन उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनके और उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किस सेशन कोर्ट्स में जाना है, किस तरह से रिपोर्ट लिखवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर किसी के साथ ये वाक़या होता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल चेकअप होना है, तो वो इस बात को इंश्योर करे, अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि इसके अंदर हमारा मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस के जहाँ जब प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इसकी अवेयरनेस हो। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, रेडियो, वो इस पर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वो इलाके जहाँ जो दूर दराज के हैं, जहाँ पे रेडियो सुने जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके अलावा हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की जो कानून साजी होती है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि जो है लोगों को पता हो। देखिए, खाली कानून पास करना पार्लियामेंट से और उसको डंप कर देना, इससे मसाइल हल नहीं होंगे, इससे बेहतरी नहीं आएगी। उसी वक्त माशरे के अंदर बेहतरी आएगी, उसी वक्त दुनिया हमें जो है इज़्ज़त की निगाह से देखेगी, उसी वक्त हम पेशरफ्त कर सकेंगे जब जो है हमारे यहाँ कानून पे अमल होगा। हमारे यहाँ देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जराइम बढ़ते हैं या हम बात करते हैं, हमने मुख्तलिफ कवानीन पास होते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होता तो आप ये देखें कि जराइम भी माशरे में बढ़ते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, और लोग समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। तो कानून का मतलब यही है कि जवाबदेह हमारे
निज़ाम अदल को भी जो है वो बेहतर होना होगा। मैं तो समझती हूँ कि इस बिल को मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि तमाम अहम नुकात को बहुत बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया गया है और इंश्योर किया गया है कि जो है एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर ये फैसले हों। और फिर इसी तरीके से जहाँ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब अगर जुर्माना मिलता है तो जो मुतासरीन है उनकी फैमिली को अगर कोई रिकवरी होती है तो उनकी फैमिली को मिले, ताकि उनके जो है कोई उनका मुतावा हो सके। तो बहुत मैं समझती हूँ कि इसके अंदर जो बिल है उसमें जो है कोशिश की गई है कि किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना रह जाए और तमाम पहलुओं का अच्छे से अहाता हो और ये इंश्योर किया जाए कि जो इंसाफ का अमल है वो रहे और महज जो है वो अपने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए ज़हनी अजियत दे के, जिस्मानी अजियत दे के ये ना हो कि जो है वो आप किसी से कोई बयान ले लें। फिर एक और अहम चीज़ है कि कोई खातून किसी मर्द जो है वो ऑफिसर की या मर्द जो है अहलकार की तहवील में नहीं रह सकती, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर किसी किस्म का सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं क्योंकि हमने ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, हम उनको पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन क्यों कोई सज़ा नहीं होती तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। तो मैं इसके बिल पे मैं समझती हूँ कि जल्द ही नेशनल असम्बली इसको पास करेगी, ये पाकिस्तान का एक एक्ट बनेगा और उस पर अमल दरामद भी ज़रूर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कामरान साहिबा, आप सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही हैं। अहम बिल है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये कौमी असम्बली से भी पास होगा और ये कानून बन जाएगा। और वाकई बड़ी अहम चीज़ें इसके अंदर हैं और मेहनत की जाती है कि कोई ऐसा बिल लेके आया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी कानून साजी की जाए, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन का जो मरहला है वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि बहुत सारे सुकुम रह जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, वो खामियां दूर करने की ज़रूरत है। खैर, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। तो पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा करने वाले ममालिक में किया जाता है, मगर जब ये डॉक्टर्स बड़े बन जाते हैं तो उन्हें बरतानिया और अमेरिका उठा कर ले जाता है। नहीं, और वतन में हम देखते हैं कि गरीब मरीज से सकते रह जाते हैं। खैर, इसके भी दो रुख हैं, एक रुख नहीं है। हम एक रुख की बात नहीं कर सकते। हम ये बात करें कि जी के डॉक्टर्स बन जाते हैं तो जी ये पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं, एक रुख तो ये है। दूसरा रुख ये है कि जब डॉक्टर से बात की जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, यहाँ पर वसाइल कितने हैं। फिर सवाल ये उठाया जाता है कि जब आप इतना खर्चा आपके ऊपर हो रहा होता है, आप डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, तो फिर आप बाहर क्यों चले जाते हैं? फिर आपको इधर ही रहना चाहिए, या तो आप पहली बार चले जाते, बाहर जाके डॉक्टर्स बन जाते। तो फिर जवाब ये आता है कि हमने भी तो काम करना है, स्पेशलाइजेशन के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब इस तरह की बहस ये चलती रहती है, लेकिन जो एंड है, जो क्रक्स है, वो ये है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है कि इतने अच्छे अजहान पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इतने अच्छे डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, और डॉक्टरों की कमी जो है वो संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिस पर शायद हुकूमत की तवज्जो कभी नहीं रही थी। अगर पाकिस्तान की आबादी को मद्देनज़र रखा जाए तो हमें इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अच्छा, इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर शुदा जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 2,45,987 के करीब है, और जिनमें से ख़वातीन डॉक्टर्स की तादाद 1,10,000 है। और ये भी एक बड़ा मसला है कि कुछ लेडी डॉक्टर्स जो हैं शादी हो जाने के बाद काम नहीं कर पाती हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं इस फील्ड को, जिस पर अक्सर सवालात उठते हैं कि फिर वो मेडिकल की सीट क्यों ज़ाया कर रही होती हैं। और जवाब ये आ रहा होता है कि जब भाई वो मेरिट पे आ रही हैं ना, मेहनत करके आ रही हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना। हम कोई इंजीनियर से पूछते हैं कि कितने इंजीनियर्स जो हैं वो बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं होते हैं, हम कितने MBA वालों से पूछते हैं कि उन्होंने बैंक में नौकरी की या बिजनेस फील्ड से रहे या नहीं रहे। तो इस तरह की बहस चलती रहती है, लेकिन इसका आखिर हल क्या है, क्या करना होगा कि ये हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे होते हैं, तो ये लोग पाकिस्तान में ही रह सकें, पाकिस्तान में ही शोबा सेहत की खिदमत कर सक रहे हों। तो ये सारे सवालात हैं इकरा, जिनके हवाले से हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार हम बात कर लेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की शोबा मेडिसिन की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सारी आपने हमारी डिस्कशन भी सुनी, मसला एक्चुअली है क्या? पाकिस्तानी डॉक्टर क्या खुशी से बाहर जा रहा होता है,
या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो बस कहते हैं कि अगर हमने अपना बेहतर मुस्तकबिल देखना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू, और बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग डिबेट छेड़ी है। और सर, आपने एक लफ्ज़ यूज किया ब्रेन का जी। मैं इसको ब्रेन नहीं कहूँगी, मैं इसको ब्रेन कहूँगी। मतलब कोई बच्चे जब आफ्टर MBBS और स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बाहर का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो दे आर एक्चुअली रिफाइनिंग देयर स्किल्स, जो कि हम एक गरीब मुल्क होने की वजह से जो हम उनको नहीं प्रोवाइड फैसिलिटीज़ कर सकते, वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ये स्किल्स सीखते हैं और इधर आके उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है। इधर आपने एक बात की थी कि बहुत आला क्वालिटी के डॉक्टर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस कर, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब जाते हैं अमेरिका, आप जाते हैं UK, जब आप मिडल ईस्ट जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोकल लोग भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स को दिखाना पसंद करते हैं। और मैंने खुद मिडल ईस्ट में काम किया है, मुझे हालांकि वहाँ लैंग्वेज का मसला था, अरबी का, बहरीन में मैंने काम किया और अरबी का मसला था, लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी कहते थे कि हमने पाकिस्तानी को दिखाना है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर था। इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये ना जो सेटिस्फैक्शन की आपने बात की ना, कि बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ ये फील होता है कि वो इनफ पेड नहीं है या उनको फैसिलिटीज़ वो वाली नहीं मिल रही जो उनके इक्विवेलेंट लोगों को बाहर के मुल्कों में मिलती हैं। इधर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टरी जो है ना, इट्स नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये एक इट्स एन एपिटोम ऑफ डेडिकेशन। मतलब ये एक आपने अपने आप को एक तरह से ना डेडिकेट कर देना अपनी लाइफ को फॉर योर पेशेंट्स। इसमें आपका दिन नहीं, आपकी रात नहीं, इसमें आपने हर किस्म के मरीज़, आपको कोई गलाजत का ख्याल, मतलब हम बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें हमारे ऊपर फीसेस भी गिरते हैं, यूरिन भी गिरता है, ब्लड गिरता है, लेकिन डॉक्टर ने कभी उफ नहीं किया। हमें ऐसी सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। आप कोविड को ले लें, जिसमें हमें वो पूरी किट पहन के, मैं कल परसों कोविड का राउंड कर रही थी, उसमें पूरी किट में इस हबस में राउंड करना, ये मतलब 4 चांद नजर आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हर वक्त मिजरी देखना, लोगों को, पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, फैमिलीज लूजिंग देयर डियर वंस, ये बहुत एक ना स्ट्रेसफुल काम है। तो ये एक लाइफस्टाइल है, इसको ना ये 5 सालों में डॉक्टर नहीं बनता। ये तब से जब बच्चा डिसाइड करता है कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है, नंबर 1 वो डिसीजन उसकी अपनी होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स की या गार्डियंस की नहीं होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए व्हाट ही इज गोइंग टू फेस। और दूसरा ये कि ये पूरा एक प्रोसेस है जो लाइफस्टाइल, जो लाइफ लॉन्ग चलता है, और ये एक आप में इनकलकेट हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमेशा एक ग्लास है ना, तो ग्लास का खाली हिस्सा देखते हैं। ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन की आप बात करें, इवन बाहर के मुल्कों में भी डॉक्टर्स की ओनली 50 to 60% जॉब सेटिस्फैक्शन है। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। उसकी वजह यही है कि इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब। तो उसमें खाली पैसा नहीं होता। आप ये सोचें कि जब हम पूरा दिन पेशेंट्स देखते हैं, उनमें से कितने पेशेंट्स हैं जिनकी दुआएं हम साथ लेके सोते हैं, और पता नहीं उन दुआओं की वजह से हम कितने मसाइल से, कितने कैटास्ट्रोफी से अल्लाह ताला। ठीक है प्रोफेसर साहिबा, अब क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि ये जो अच्छे अजहान है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में रखा जा सके? क्या फैसिलिटीज़ दी जाएँ, क्या किया जाए कि वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें? इतने डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पर करेंगे, हमें तो नौकरियाँ भी नहीं मिल रही होती हैं, सीट्स कम होती हैं, और हमें डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम देखें, फैक्ट्स को देखें तो बिल्कुल डॉक्टर्स की जी मेजर जो हमारी कमी है वो फार फ्लैश, जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं ना, जो रूरल एरियाज़ हैं, उधर है। शहरों में तो हमारे बड़े अस्पतालों में हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि हम वहाँ काम करें। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी लाइफ का थोड़ा हिस्सा ज़रा अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जाके देखें। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेयो अस्पताल में काम करती हूँ, मेयो अस्पताल में से ट्रेनिंग ले लिया आपने, ट्रेनिंग के बाद आपको 1 या 2 साल
किसी ऐसे गांव या किसी ऐसे एरिया में जाके काम कर लें जहां आप लोगों को सर्व कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा, एक मैं कहती हूँ पूरी उम्र के लिए सदका जारिया। ये लोगों को, डॉक्टर्स को हम समझाते भी हैं और ये समझाने की जरूरत भी है। ये वही मैं आपको समझा रही हूँ ना कि एक लाइफ स्टाइल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग हाउसेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग हॉस्पिटल्स। ये एक सर्विस और एक डेडिकेशन का एक सिलसिला है जो आपका पूरी लाइफ चलता है। और दूसरा ये कि इसको कैसे रोका जाए, ये जो ब्रेन ड्रेन है, मेरे ख्याल में इसको नहीं रोकना चाहिए, ये ब्रेन गेन है। हमें अलबत्ता ऐसे लोगों के लिए कि जो जाके ट्रेन होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज और पोस्ट्स पैदा करनी चाहिए कि वो वापस आके वो सर्व कर सकें। और इधर एक इनिशिएटिव मुल्क में सर्व कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपना कीमती वक्त सुबह पाकिस्तान को दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। अपॉर्चुनिटीज जो है अगर हम मुल्क में देंगे तो डॉक्टर्स बात ऐसे ही है कि अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। और फिर हम जिस तरह से वो बात कर रही थी छोटे इलाकों की, BHUs में जाना पसंद नहीं किया जाता, डॉक्टर्स नहीं चाह रहे होते, कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जी बड़े शहरों के अंदर ही कहीं पर जो है नौकरी हो जाए। तो इन चीज़ों को भी खैर देखना चाहिए और इंसानी खिदमत का ये मामला है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की बात आती है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तानी टैलेंट की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इंसानियत की खिदमत पर डियाना अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानियों में फैसलाबाद के होनहार नौजवान हसन अशरफ भी शामिल हैं। बिल्कुल, हसन अशरफ ग्लोबल गोल्स मॉडल यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हैं। उन्होंने आलमी सतह पर नाखानदगी के खात्मे और नौजवानों की खुद एतमादी में इजाफे और सिनफी मसावात को फ़रोग देने के लिए मुख्तस गैर मुनाफे बख्श तंजीम उम्मीद की बुनियाद रखी। अच्छा, इसमें जो है ना 20 शाखें जो हैं वो शामिल की गई हैं जो मुल्क भर में 1500 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको तालीम देती हैं। कोरोना के दौरान हसन ने 6000 से ज़्यादा जो ज़ायद उन मुतासरा ख़ानदान थे उनमें राशन बैग्स और नकद जो थी ना रकम वो भी तकसीम की है। बिल्कुल, इसीलिए इनको डियाना अवार्ड से इकरा नवाजा गया है। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन। पहले तो बताएं आप ठीक हैं और हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने डियाना अवार्ड जो है वो जीता है, कैसा फील कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब भी अपने साथ अपने मुल्क का नाम जुड़ता हुआ देखते हैं और देखते हैं कि हमारी वजह से, जो कि इस मुल्क ने हमें इतना दिया, तो हमारी वजह से भी इस मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, बाहर की दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। और इवन प्रिंस विलियम्स ने आगे खुद हमें अवार्ड दिया, वर्चुअल सेरेमनी हुई और बड़ा इस चीज़ को इनकरेज किया उन्होंने कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह 8 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है हसन, हमें थोड़ा सा बताइएगा, बैकग्राउंड बताइएगा, किस तरीके से आपने आगाज़ किया काम का, किस तरीके से आपकी नॉमिनेशन हुई, एक्नॉलेजमेंट, ये सब कुछ बताइएगा ज़रा अपना सफ़र। जी, इसमें 2017 से हमने ये उम्मीद का आगाज़ किया था और इसका आगाज़ एक बच्चे से हुआ था कि जो बच्चा जिस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई एक प्रोजेक्ट के दौरान, और उसने मुझे कहा, मैं उसको सर्दियों के कपड़े हम वहाँ बांट रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं सर पढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि हम राशन तो दे रहे हैं, बच्चों को कपड़े दे रहे हैं या हम पनाहगाहें बना रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये नहीं हो रहा कि वो हम उनको एक तरह से मोहताज कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम उनको तालीम दें, हम उनको स्किल्स दें, उनको खुद मुख्तार बनाएं कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें और उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो खुद वो अपनी नस्लों को संभाल सकें, अपने वालिदैन को संभाल सकें। तो इसी से वो चीज़ स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फिर टीम बनती गई और लोग मिलते गए, जुड़ते गए और अब तकरीबन पाकिस्तान के 10 शहरों में हमारी ब्रांचेस चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म भी उनको हम दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, स्टेशनरी भी दे रहे हैं। उनको अब हम ई कॉमर्स की तरफ लेकर आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को हम ई कॉमर्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। बच्चियों को डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई सिखाई जा रही है हमारी स्कूल्स में, ताकि ये बच्चियां पढ़ें, उसके साथ स्किल्स लें। क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में मैट्रिक भी ले लें, अगर इंटरमीडिएट भी करके भी बच्चे लोग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही होती हमारे नौजवानों को। तो हम उनको स्किल्स इसलिए सिखा रहे हैं कि वो यहाँ से कुछ सीखें और हमारा प्लान है कि हम यहीं पर उनको जॉब स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा हसन, नेक्स्ट आप लोगों का क्या इनिशिएटिव है और सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बताइएगा, कितनी सपोर्ट आपको मिली फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से भी? जी, इसमें हमारा जो नेक्स्ट आगे जो हमारा टारगेट है उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम
एक मोबाइल स्कूल सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मोबाइल स्कूल सर्विस वन ऑफ इट्स ओन काइंड होगी इन पाकिस्तान। मोबाइल स्कूल सर्विस एक ऐसी मूविंग व्हीकल होगी जो कि ऐसे दूर दराज के इलाकों, गांवों, पिंडों, देहातों में जाएगी जहां पर कोई स्कूल का तस्वर भी नहीं दूर दूर तक। उसके अंदर प्रोजेक्टर होगा, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जो हमारे एजुकेटेड टीचर्स होंगे, जो यूथ होगी जो हमारे साथ अटैच है, वो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से उन बच्चों को वहां जाकर थ्रू इंटरनेट, थ्रू प्रोजेक्टर, वो हर इलाके में 1-2 घंटे के लिए वो वैन जाएगी, वहां पर उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे, वहां पर उनको एजुकेट किया जाएगा। फिर वही जो बस होगी वो पैकअप करेगी और नेक्स्ट गांव में चली जाएगी। इससे हमारी बिल्डिंग कॉस्ट, इससे हमारी किताबों की कॉस्ट, इससे हमारी फर्नीचर कॉस्ट, बहुत सी चीज, टीचर कॉस्ट, क्योंकि अमूमन स्कूल इसलिए नहीं बन पाते कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, टीचर्स का वहाँ दूर दराज के पिंडों देहातों में जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने ये मूविंग बस सर्विस का इंशाल्लाह जल्दी इसको सर्विस को स्टार्ट करें, इससे इंशाल्लाह बहुत चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। फ्यूचर जो आपके गोल्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से उनको अचीव करते चले जाएंगे। और पाकिस्तान में बड़ा ये टैलेंट मौजूद है, लेकिन जो टैलेंट इस वक्त इंग्लैंड गया हुआ है उसकी कोई समझ नहीं आ रही है। हम 3-0 से वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी टीम गई थी वहाँ पर, ये लैपटॉप शैपटॉप किसी काम नहीं आए। ये जो कॉल्स की जा रही थी कि जी बड़ी मुबारक हो आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है, वो किसी काम नहीं आई। हुआ क्या, 3-0। ज़ाती तौर पर आप कमेंट कर लें जितना मर्जी कीजिए कि वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा तो वापस आएगा, उस खिलाड़ी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमारा तो उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मसाइल हैं वो अब हमें नज़र आ रहे हैं कि जो रिज़ल्ट निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, रात तक जब मैं सोने लगी, मैं सेटिस्फाई होकर सो रही थी कि ना मैच जो है पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो स्कोर बनाया तो पाकिस्तान तो जीत जाएगा। लेकिन जब सुबह उठी तो मैंने देखा तो सूरत हाल ही ख़राब थी। मैंने कहा ये क्या, ये तो वाइट वॉश हो गया। और मतलब परफॉर्मेंस उस तरह की थी नहीं जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे कि लास्ट मैच शायद वो जितना स्कोर हो गया था ना, उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि जीत जाएंगे। बाबर आजम की क्या कमाल इनिंग्स थी, बेहतरीन बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग ठीक थी, कुछ चांसेस भी मिल गए, शुरू में अच्छी थी। खैर 58 गेंदों पे 74 रन किए, 2 बंदे चले तभी स्कोर हुआ और कुछ नहीं हुआ। इमामुल हक को बहुत अच्छा गेंद पड़ गया इसलिए वो आउट हो गए, उन्होंने भी एक बेहतर इनिंग्स खेली। बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप उसी तरह से फ्लॉप हुई जिस तरह से हम फ्लॉप होती देख रहे थे। और हमें आज बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा बात करनी है कि क्या कमाल बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, और फील्डिंग तो क्या ही बात है। मतलब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा तो कह रहे थे कि ये हाथों पर तेल लगा के आए हैं और ये फील्डिंग कर रहे हैं, इनसे कैच नहीं हो रहा। बात करेंगे, हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ, मतलब बुरी तरह एक्सपोज हो गए इस हम सीरीज़ के दौरान, बैटिंग एक्सपोज हुई, बॉलिंग एक्सपोज हुई, फील्डिंग भी एक्सपोज हुई। वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। दरअसल मसला ये है कि टीम का इंतखाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा था हमजा, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो जीत जाते हैं, श्रीलंका को पाकिस्तान में हरा देते हैं, जिम्बाब्वे को हरा देते हैं, फिर जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाके हराते हैं, साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं। लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की मजबूत टीमें हमारे सामने आती हैं और उनकी सरजमीन पर हम जाते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। पहला मैच 9 विकेटों से, दूसरा मैच 52 रन से और कल 3 विकेटों से पाकिस्तान हारा। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मैं तो एक और चैनल पे मैंने कहा कि ये लूजिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं बजाय इसके कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन को रखें। मिसबाहुल हक अपने मंजूर नज़र सर फहीम अशरफ और सर शादाब खान को जो है वो टीम में खिलाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, गुज़िश्ता 10 मैचों में फहीम अशरफ की 4 विकेटें और कोई 72 के करीब रन हैं। तो उनको किस खुशी में खिला रहे हैं आप, मौके दिए जा रहे हैं। शादाब खान की गुज़िश्ता 10 मैचों में 10 विकेटें, 170 के करीब रन, तो आप क्यों खिला रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म को फरोग दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया है। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उसको तो बड़ा मतलब कहा जाए दुनिया भर में बड़ा सराहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन है, बड़े ख़तरनाक बॉलर्स हैं। लेकिन वो कल बॉलिंग बेहतरीन, अटैक और वो जो ख़तरनाक बॉलर्स हैं वो हमें कल एक भी नहीं दिखाई दिया कि हमें लगे कि ये अकेला बंदा जो है मैच जितवा सकता है। आखिर कहाँ पे लूप होल्स देख रहे हैं आप, कहाँ पर कोताहियाँ की जा रही है टीम की जानिब से?
इकरा वकार यूनुस एक तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता रहे हैं, अब अपनी चौथी बारी ले रहे हैं। वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर रहे अपने जमाने में, वो बॉलिंग कोच है, वो क्या बता रहे हैं आप देखें कल कितनी शॉर्ट पिच गेंदें की हमारे बॉलर्स ने, और ऐसे उन लोगों ने इत्मीनान से हुक किया, इस तरीके से वो खेले। तो इसका मतलब है कि आप उनको नहीं बता रहे, आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए कभी हसनैन को डेब्यू करा देते हैं, वो कभी मूसा खान को करा देते हैं, कभी नसीम शाह आ जाता है, कभी हसनैन को खिला देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, और बताने वाला कोई नहीं है। ये प्रोफेशनल कोचेस तो नजर ही नहीं आते। मिसबाहुल हक ने तो अपनी जिंदगी में कभी कोचिंग ही नहीं की हमजा, वो तो डायरेक्ट 1 साल पहले क्रिकेट खेल रहे थे, उनको डायरेक्ट हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, फिर उसके अलावा बैटिंग कोच बना दिया। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे फ्लॉज है, उनको लगाने वाले लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने इनको लगाया है। बगैर देखे लगा दिया आपने, रिजल्ट आप नहीं आ रहे और अब वो मजे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर आप कह रहे थे सर फ़हीम अशरफ और सर शादाब खान, मेरा ख्याल है इनको लॉर्ड का जो है ना ओहदा दे देना चाहिए, लॉर्ड फ़हीम अशरफ, लॉर्ड शादाब खान के जो हालात चल रहे हैं। लेकिन सर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, हम लोग खुद बहुत तनकीद करते हैं कि जी कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। 15वां गेंद था, पहला चौका मारा, वहाँ पर 0 स्कोर था 14 गेंदों पे, लेकिन हमने ये देख लिया कि बाबर आजम अगर ना खड़े हों, वो तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे, आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो ना खड़े हों तो फिर आप 100 पे भी आउट हो सकते हैं। क्या किया जाए, हम बाबर आजम से क्या एक्सपेक्ट करें? हमजा ये रिलाय, मैंने पहले भी कहा, ये रिलाय करते हैं बाबर आजम पे। रिजवान ने कल रन्स कर दिए, बाबर आजम ने 158 रन, और इमरान खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे कप्तान, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, गुज़िश्ता 38 बरस में जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर सेंचुरी बनाई है, 14वीं सेंचुरी। लेकिन बाबर आजम बैटिंग तो कर रहे हैं हमजा, बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अगर वो फेल होते टीम बैठ जाती। कप्तानी की आपने बात की, कप्तानी उनकी जो है ना, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये लोग ऐसे लोगों को कप्तान बनाना चाहते हैं जो मिसबा भाई, वकार भाई, और उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करें। तो ये चाहते हैं जूनियर्स को। अब ये शोएब मलिक या हफीज को क्यों नहीं लेते, उनको सीनियर्स हैं, इनके साथ खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत, पाकिस्तान क्रिकेट के गिमिक्स जो है वो हमारी क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये T20 वर्ल्ड कप की बात करना चाहती थी, उसमें क्या हम इसी टीम के साथ जा सकते हैं? क्योंकि हम तो जीत की उम्मीद लिए बैठे कि शायद जीतेंगे पाकिस्तान, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या प्लानिंग करनी होगी पाकिस्तानी टीम को? इतना अब से 4-5 बरस कबल तक, 3-4 बरस जब सरफराज को हटाया गया था, तो पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम थी T20 रैंकिंग में आलमी। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। हमने पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में, उसके फाइनल में पहुंचे और अगले T20 वर्ल्ड कप को जीत गए 2009 में। लेकिन अब जिस तरह की टीम का कॉम्बिनेशन, जो टीम मैनेजमेंट है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये तो किस्मती है। भारत तो हमारी उन विकेटों से बड़ी शनासाई 2009 में जब टीम पर 3 मार्च 2009 को, उसके बाद से हमने ज्यादातर क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली है। लेकिन कॉम्बिनेशन जब तक सही नहीं करेंगे, जब तक ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगा, कहाँ चले गए वो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर जो अपने आगे लैपटॉप रखकर और स्टैट्स बताकर टीमें सेलेक्ट करते थे, सब गायब हो गए। कहाँ गए एहसान मानी? जब टीम जीतती है तो मुबारकबाद देते हैं, जब टीम हारती है तो ताज़ियत का इजहार भी तो करे ना। कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब गायब हो गए। और ये बड़ी मतलब शायकीन क्रिकेट के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमजा, इकरा के लिए, सबके लिए बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल सर, वो स्टैट्स की बात कर लेते हैं ना, जो वो स्टैट्स सामने रखते हैं। धानी को देखते हैं वो किसके अंदर, PSL के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट किसके लिए करते हैं, टेस्ट फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं। वो स्टैट्स का कुछ सॉफ्टवेयर भी ना ऊपर नीचे सर लग रहा है कि पता नहीं किस बेस पर किस फॉर्मेट के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। इतना क्राउड था कल सर उस ग्राउंड के अंदर, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप देखें वो कितनी शर्मिंदगी होती है, नीचे से आके नए खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर कर दी। बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है, आपने धानी की मिसाल दी कि उसको टेस्ट में भेज दिया, जाहिद महमूद को टेस्ट में भेज दिया ताकि शादाब खान को बचाया जाए, उस्मान कादिर को खिला नहीं रहे। उसको किस लिए? अब्दुल्ला शफीक को न्यूजीलैंड ले गए, वो फेल हो गया, उसके बाद से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अब इंग्लैंड क्यों लेके जा रहे हैं? अगर नहीं खिलाना तो मत लेकर जाए, किसी और को मौका दे। तो मेरे ख्याल में इनकी नीयतें सही नहीं है हमजा। ये अपने लड़कों को नवाजने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।
रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये टीम का इंतखाब, अब आप देखें शोएब मकसूद ने PSL में रन स्कोर किए, उनको वनडे टीम में डाल दिया। अब वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे 2 चौके लगाकर आउट हो गए, लॉर्ड्स में जैसे वो खेल रहे थे, भाई 50 ओवर्स की क्रिकेट और 20 ओवर्स की क्रिकेट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन हम लोग टेस्ट क्रिकेट, T20, हम वही आपने सही निशानदेही की कि हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है कि हम सेलेक्ट कहीं प्लेयर अच्छा परफॉर्म कहीं और करता है, सेलेक्ट किसी और फॉर्मेट के लिए कर लेते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, ये वैसे लाइटर क्वेश्चन है, मैं जानना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने इतने विकेट कीपर तब्दील होते हुए नहीं देखे। एक मैच के दौरान कभी सरफराज आ जाते थे, रिजवान वापस आ जाते थे, ये सर मामला क्या है? ये दरअसल हमजा अब जब से कंकशन रूल आया है ना कि अगर चोट वोट लग जाए ICC ने, तो उस सूरत में आप विकेट कीपर को विकेट कीपर से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो यही इन्होंने किया। सरफराज आते थे, चले जाते थे। आपने देखा होगा रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, घुटने पर वो आइस लगा रहे थे, तो इससे ये लगा कि उनको चोट लगी हुई थी। तो ये वो है, लेकिन एडवांटेज बहुत हो गया है कंकशन रूल आने के बाद, बहुत एडवांटेज हो गया है टीमों को। लेकिन हम वही एडवांटेज क्या हम हासिल करेंगे, हम डिसएडवांटेज जो है उसका लेते हैं और हमें नुकसान ही होता है बजाय फायदा। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ी मतलब कि शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को जो हुई है, और हम सब तो मायूस हैं और यकीनन तमाम शायकीन क्रिकेट ही मायूस हैं। खैर उम्मीद करते हैं T20 जो है वो अच्छे खेलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सुबह सवेरे